So good morning, all of you. Our our chapter is rights and duty. राइट्स और ड्यूटी क्या होती हैं, हमारी जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। जो हमारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो हमारा संविधान है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे क्या क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और जो किसी भी स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले वो कह रहे हैं इंडिया इज वेरी यूनिक कंट्री। वी ऑल नो इंडिया एक यूनिक कंट्री है, कंसिस्टिंग ऑफ अ डाइवर्स सेट ऑफ अ पीपल विद डाइवर्स इंटरेस्ट। इसमें क्या होते हैं, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अलग अलग तरीके के जो लोग होते हैं और उनके क्या है, इंटरेस्ट भी क्या है, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं, लोग अलग अलग होते हैं, उनके रहन सहन अलग होता है, ड्रेसेस हर स्टेट के अलग अलग होती हैं, खाना पीना अलग होता है, कलर डिफरेंट होता है ना, सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट होती है। ईच सिटीजन एंजॉयज इक्वल राइट्स एंड इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। वो कह रहे हैं अभी जो इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, सब क्या है, इक्वल है, सब इक्वल है इन द आई ऑफ लॉ। जो हमारा लॉ बना हुआ है, इंडिया का जो लॉ है, जो सिद्धांत है, जो रूल्स हैं, वो सबके लिए क्या है, इक्वल है। डू यू नो हाउ दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ, क्या हम सब जानते हैं। इंडिया गेट्स देयर राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें जो ये राइट्स है कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। तो अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिता जिनको है, फादर किनको कहा जाता है, वो इस चैप्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में बताएंगे। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें हम सबसे पहले बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, उसमें तीन चीज़ें बताई हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट। किसी भी स्टेट पॉलिसी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं। तो जैसे क्या होता है, जो हमारा, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसने फ्रीडम कब मिला उसको, 15 अगस्त 1947, है ना, हम सबको पता है कि 15 अगस्त को जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उस दिन हमें फ्रीडम मिली। ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो हमारा ब्रिटिश रूल था उसे हमें फ्रीडम मिली। हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं वो हमारी कंट्री की क्या है, गवर्नमेंट को रन करते हैं, है ना। लेकिन हर इंडिपेंडेंट जो कंट्री होती है उसके कुछ रूल्स और लॉज होते हैं, है ना, रूल्स और लॉ होते हैं जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिसाइडेड होते हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, हमें राइट्स मिलते हैं। राइट्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं तुमको आपको राइट्स बताती हूँ क्या होते हैं। हमें राइट्स जो मिलते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी, जैसे मान लो हमें एक किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या होता है, हमें कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, जो हर सिटीजन को, जो इंडिया का सिटीजन होता है उसको मिलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, उसमें उसमें रिटर्न में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमें बेटर सिटीजन बनने में हमारे हेल्प करते हैं, है ना। कुछ राइट्स होते हैं जो रिटर्न में होते हैं, है ना, जो हमें अच्छा सिटीजन बनने में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं भी जब हमें राइट्स मिल जाते हैं तो हमारी क्या होती हैं, कुछ ड्यूटीज भी हो जाती हैं, है ना। जैसे चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, है ना। हमारी कंट्री में हर चीज़ में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसको डैमेज नहीं करना, है ना। जो रूल्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करना, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारी ड्यूटीज़ में आती हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ जो लोगों के भले के लिए बनाई जाती हैं, है ना। जैसे कंपलसरी एजुकेशन है, जो हमें
14 की एज के, है ना, तक मिलती हैं। तो जो सारी चीजें डिसाइड करती हैं, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सब क्या है, डिसाइड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो क्या है, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो हमें पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 1950 को बना था, है ना, उसमें सब रिटन में है, रिटन में होता है। और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, इसमें राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं, सब रिटर्न में होता है। इसको हम आगे डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इससे सबसे पहले मैं आपको राइट्स की बात बता दूं, इनका आगे पूरा डिटेल में इन्होंने बताया हुआ है इस चैप्टर में। राइट टू इक्वालिटी, जैसे राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी क्या है, एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल है, चाहे वो रिच है, चाहे पुअर है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ऑल आर इक्वल। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम है हमें अपनी बात कहने की, अपना कुछ भी अपनी सोच एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने की हमें फ्रीडम है ना। तो ये चीजें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमें अपनी किसी भी, जो एक्सप्लॉयटेशन का मीन होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मीन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मीन ऐसा होता है कि कोई भी किसी भी तरीके से क्या है, मतलब शोषण नहीं कर सकता, हमें हम उसका विरोध कर सकते हैं। हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को माने, हमें इसकी फ्रीडम है ना। ये नहीं है अभी हम लोग हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म को नहीं मान सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये मतलब हमें फ्री है, कहीं भी कुछ भी कल्चरल किसी भी एक्टिविटीज में कोई भी एजुकेशन हम ले सकते हैं, हमें राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, वो कह रहे हैं कि हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है इसका भी हमें हमें राइट है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, आगे डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, citizens have certain rights, वो कह रहे हैं इन मैनी कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ कई कंट्रियों में सिटीजन्स को, जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, वहाँ उनको कुछ क्या, कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। अ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द इट्स पीपल, वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रोटेक्टिंग का मतलब होता है उनको सुरक्षित रखा जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, the government also make laws and ensure that these laws are followed by the people, वो कह रहे हैं इसके साथ गवर्नमेंट ये श्योर करती है कि वो जो लॉज बने हुए हैं और वो लोगों के, जो वहाँ के लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स व्हेन इट मेक्स अ लॉ, गवर्नमेंट क्या करती है, एक रूल्स फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स, गवर्नमेंट क्या है, फॉलो करती है अ सेट ऑफ रूल्स को या बेसिक प्रिंसिपल्स को, मतलब उन रूल को फॉलो करते हैं। जब कुछ भी क्या है, इट मेक्स अ लॉ, जब कोई भी लॉज बनते हैं तो वो क्या है, कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। इट कैन नॉट टेक अवे द बेसिक राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन, वो क्या करते हैं, किसी के भी जो है उनके नागरिकों की क्या है, उनको जो उनके राइट्स हैं सिटीजन्स को, उनको नहीं ले सकते, है ना। और हर नागरिक को फ्रीडम है। दी सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर कंपाइल्ड एंड इंक्लूड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कह रहे हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब क्या है, रिटन फॉर्म में है ना, उसमें क्या है, रूल्स लिखे हुए हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, उसमें सब इंक्लूड किया गया है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ सेट ऑफ रूल्स है, उसमें कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्नमेंट को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट को फॉलो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बात हुई थी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो आपको पिक नजर आ रही है आपकी बुक में, ये क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं उनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस हम एक छोटी सी एक
ये एक फैक्ट है, उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो होगा, देखिए उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है। Dr. B.R. Ambedkar is also famously known as Baba Saheb. He was an Indian economist, politician and social reformer. He was independent India's first law minister and the chairman of Constitution Drafting Committee. He fought against the social discrimination of untouchable, जो दलित जिनको कहते हैं अनटचेबल। अंबेडकर वॉज दलित हिमसेल्फ, वो खुद भी दलित थे, जो कह रहे हैं ना मतलब दलित वर्ड उनके लिए हुआ है जो नीची जाति के लोग होते हैं। एंड हैड फेस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑल हिज लाइफ, वो पूरे जो अपनी इस चीज को फेस करते रहे। ही एम्ड फॉर अ सोसाइटी वेयर द अनटचेबल, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई जिसमें वर गिवन इक्वल सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिनको सबको इक्वल सोशल और पॉलिटिकल राइट्स थे। अंबेडकर was manifestly awarded by the भारत रत्न, वो भारत रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1990। The Constitution of India is one of the longest written constitution in the world। वो कह रहे वर्ल्ड का जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। इट टुक 2 years, कितना टाइम लगा इसको? इट टुक 2 years 11 months and 17 days। वो कह रहे हैं इसको इतना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 17 डेज, किसको? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में। इसको लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट इज टू कंप्लीट द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट करने में उसको जो टाइम लगा है वो 2 साल 2 years 11 month and 17 days है। Dr. B.R. Ambedkar played a crucial role as the chairman of the drafting committee, which prepared the entire constitution। Our constitution was adopted on 26, वो कह रहे हैं कि इसको अडॉप्ट तो किया 26 नवंबर 1949 को, एंड इट केम इनटू इफेक्ट, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको हम रिपब्लिक डे एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आई है तो ये समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन जो उसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल कि उसको रिटर्न में किस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से देखिए, आपको ये आपके पेज नंबर, आपकी बुक के पेज नंबर पे ये शो हो रहा है, पेज नंबर 95 पे भी प्रियम्बल, जो इंडियन प्रियम्बल क्या होता है, देखो मैं तुम्हें आपको लोगों को समझाती हूँ। प्रियम्बल होता है भी, इसको क्या है, कुछ रूल्स, आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडिंग और प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जिनको हमारे जो नेशन के लीडर्स हैं उनको फॉलो करते हैं ना, करते हैं। द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल होता है उसमें डिस्क्राइब किया होता है कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है हमारी कंट्री के, इनमें सारी चीज़ें, ये चीज़ें लिखी होती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों है। The Constitution is the source of all laws and powers in the country। बिल्कुल क्लियर है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज एंड पावर्स इन द कंट्री। पूरी कंट्री में जो लॉज और पावर्स हैं हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में है। द कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें, जो हमारा संविधान है वो बताता है कि
गवर्नमेंट कैसे बनती है? इट टेल द गवर्नमेंट दैट कैन डू एंड व्हाट कैन नॉट डू। ये हमारे गवर्नमेंट को ये बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एंड प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग ओवर पावरफुल। और ये क्या करता है, ज़्यादा भी वो पावरफुल नहीं हो, मतलब इस चीज़ से भी उसको बचाता है। ठीक है, बिकम ऑल पावरफुल, जैसे मान लो कुछ हर चीज़, हर किसी के थोड़ा रूल्स होते हैं, प्रिवेंट होते हैं। प्रिवेंट क्या, एंड प्रिवेंट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है, बिकम ऑल पावरफुल। द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सर्टेन राइट्स, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। दे ऑल्सो हैव सम ड्यूटीज, जैसे राइट्स होते हैं वैसे कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। These rights and duty are provided by our constitution। जो ये rights और duties हैं, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पता चला कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये प्रिविलेज प्रिविलेज होता है, एक स्पेशल बेनिफिट होता है जो एक पर्सन को या एक ग्रुप को मिलता है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को मिलते हैं, है ना। हमें एक अच्छा सिटीजन बनने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर कोई इन वो कह रहे हैं भी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होता है, तो हम लोग अपने जुडिशरी के पास भी जा सकते हैं ना। तो हमें राइट्स, हमें हर चीज़ के मिलते हैं भी, हमें हम सब पूरा जो कोई भी लॉ बनता है सब इक्वल हैं, चाहे वो पुअर हैं चाहे वो रिच हैं, तो हर चीज़ में इक्वल है। प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल बेनिफिट। ठीक है, अब हम इसको एक छोटा सा वीडियो देख के समझेंगे, ठीक है, क्या होता है। Was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. This day is celebrated as the Republic Day of India. Let us know our 6 fundamental rights as laid down by the Constitution. Right to equality. All citizens of India enjoy equality in the eyes of law. It applies to all persons in the same manner, irrespective of religion, race, caste, gender, or place of birth. Right to freedom. Citizens have the right of speech and expression. They can assemble and form associations. They can move, settle, and follow the trade and profession of choice within the law. Right against exploitation. This fundamental right ensures no one should be ill-treated or exploited. It prohibits any form of exploitation such as child labor, forced labor, and human trafficking. Right to freedom of religion. Every citizen can practice the religion of their choice and worship in their own way. Cultural and educational rights. Everyone has the right to practice their own culture and to be educated. Right to constitutional remedies. Every citizen can enjoy and be ensured of fundamental rights. Every citizen has equal rights to apply to the court of law for justice if there is a threat to any of their fundamental rights. There is now a special focus on right to education. There was a time when the underprivileged could not send their children to school
as the school fee was not affordable. Girls were forced to stay at home and not study. Now, the times have changed. The Right to Education Act (RTE) was passed by Okay, students. The fundamental rights and the fundamental rights. The fundamental rights The fundamental rights are the privileges given to every citizen by the Constitution of India. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ privileges होते हैं जो हर citizen को इंडिया के Constitution के थ्रू मिलते हैं. These rights are necessary to help people become better citizen. ये लोगों को हेल्प करते हैं एक बेटर सिटीजन बनने में. इफ एनीवन टेक अवे दीज राइट्स, सिटीजन कैन गो टू द कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन. वो कह रहे हैं अगर कोई भी इस अपने जो राइट्स होते हैं उनको लेने की कोशिश करता है या परेशान करने की कोशिश करता है, तो जो सिटीजन्स होते हैं वो कोर्ट में अपनी प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप इन माइंड दीज राइट्स ऑफ द सिटीजन व्हेन इट मेक लॉज. फिर वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट ऑल्सो कीप इन माइंड, जब गवर्नमेंट भी क्या है अपने माइंड में इन इन राइट्स को रखती है. व्हेन इट मेक लॉज, सिटीजन के लिए अपने दिमाग में ये चीज रखती है जब लॉज बनते हैं. अब एक उन्होंने एक लर्निंग टिप बताई है. दीज राइट्स आर फंडामेंटल. इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज देम, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनको गारंटी किया गया है. दीज राइट आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट. वो क्या है, ये जो राइट्स हैं इनको कोर्ट प्रोटेक्ट रखता है. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्पेशल प्रिविलेज देते हैं किसी भी पर्सन को एक अच्छा सिटीजन बनने में, किसी भी पर्सन को, है ना. अब हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं. इनके बारे में हम कल बात करेंगे. आप इस चैप्टर को जितना मैंने समझाया है अच्छे से रीड करेंगे. हम इन 6 फंडामेंटल के बारे में कल बात करेंगे.